वेलकम फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं डॉक्टर अमित वत्स प्राग इतिहास की दूसरी क्लास लेके आपके सामने हूँ। जैसे कि हमने विगत कक्षा में भी चर्चा किया कि टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन की परीक्षाएं आपके सामने लगी हुई हैं और टीजीटी का विज्ञापन जून के किसी भी सप्ताह में आ सकता है। जुलाई में फॉर्म भरने की संभावना है, तो समय को न गंवाते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर जुड़ें और इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और फुल बैच के साथ साथ एसपी शुक्ला परिवार में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अन्य विषयों की क्लासेस, कला की क्लासेस भी चालू हैं। जो उसके बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, आपके प्रैक्टिस बैच भी सबके चलेंगे। इन बैचों में आप ज्वाइन करिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्राप्त करिए। जैसे पिछली कक्षा में हमने जो चर्चा किया था, आज संक्षिप्त में उसका रिवीजन करते हुए नेक्स्ट क्लास की तरफ अपने बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था कि भारत में प्रागैतिहासिक काल को बांटने के लिए किन तरीके का प्रयोग किया गया। तो मुख्यतः प्रागैतिहासिक काल को हमने दो मुख्य कारणों से बांटा। एक, औजारों की प्रकृति के आधार पर हमने बांटा उसको, और दूसरे जलवायु परिवर्तन के आधार पर हमने बांटा। फिर हमने चर्चा किया था, जैसे कि आप देख रहे हैं पीस में स्क्रीन पे आपके सामने, कि प्रागैतिहासिक के बारे में हमने जब चर्चा किया था तो आपको हमने बताया था कैसे जो है प्रागैतिहासिक में जो उद्घाटित करने वाला हमने इस प्रश्न के रूप में आपको समझाने की कोशिश की थी। प्राइमरोज, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने इसकी चर्चा पहले किया कि भारत में प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने की जब बात आती है तो किस वैज्ञानिक का नाम आता है? प्राइमरोज को। इसको हमने प्रश्न के रूप में भी आपको समझाया था और यह प्रश्न आपकी परीक्षाओं में 3 बार आ चुका है। तो इन्होंने जो ये कर्नाटक, ये टायपुर, देखिए ये रायपुर है, कर्नाटक में भी एक रायपुर है, छत्तीसगढ़ में भी रायपुर है। उसकी चर्चा है। लिंग सरूर नामक औजार पर पत्थर के औजार जो प्राप्त हुए उनको इन्होंने प्रागैतिहासिक, वहां लिंग सरूर नामक स्थल से जो उनको जो सामग्रियां मिली उसको उन्होंने पहली बार उद्घाटित किया। तो भारत में प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? प्राइमरोज को। और हमने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक का जनक कौन है? रॉबर्ट्स ब्रूसफुट की भी चर्चा हमने किया था। फिर हमने बताया 1853 में जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे से प्राप्त जो पत्थरों का जो प्रथम विवरण है वो हमको किसने प्रकाशित किया? जॉन इवांस। देखिए जॉन इवांस सर्वप्रथम। देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ, अगर इसको प्रश्न फॉर्मेट में देखें, ये प्रश्न जो है आपकी हायर एजुकेशन की परीक्षा में आ चुका है। इसमें पूछा था कि जबलपुर में नर्मदा नदी, जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा घाट, नर्मदा बचाओ आंदोलन आप जान ही रहे हैं, मेधा पटकर सब कुछ जाने, सरदार सरोवर बांध, ये सब चीजों। तो नर्मदा नदी घाटी के किनारे जो है 1853 में किसने जो है पत्थरों का विवरण को सबसे दिया? उसमें प्रश्न क्या था कि नर्मदा नदी घाटी के किनारे 1853 में किस जो है भूतत्व वैज्ञानिक ने ये प्रकट किया? तो किसने प्रकट किया था? जॉन इवांस। ये प्रश्न जो हायर एजुकेशन में आपके आएगा। हमने बार बार कहा कि आए हुए प्रश्न पत्रों को देखते चलिए। टीजीटी की परीक्षा देख रहे हैं, हमने आपको बताया था 35 से 45% क्वेश्चन जो तथ्यात्मक होते हैं, जो विश्लेषण प्रकृति के प्रश्न होते हैं वो ज्यादातर बड़ी परीक्षाओं से लिए जाते हैं या कुछ नए प्रश्न 5-7 डाल दिए जाते हैं। तो इन्हीं तरीके से जो पढ़ने के क्रम में हम देखेंगे, ताकि एक टॉपिक को जब हम समाप्त करें तो आए हुए प्रश्न भी हमारे सॉल्व हो जाएं और संभावित प्रश्नों की श्रृंखला भी हमारी जो चल रही वो भी उसमें आपको सॉल्व करने में सुविधा मिले। फिर हमने देखा कि इसमें जो मिडोज हैदराबाद महापाषाण की कब्र, इसको भी जो है इसने खोजा था। मिडोज क्या है? हैदराबाद में महापाषाण की कब्र को याद के मिडोज ने, किसने किया था? मिडोज ने। ठीक। फिर भारत में प्रागैतिहासिक के भूवैज्ञानिक दृष्टि भारत में अनेक प्रागैतिहासिक ठिकानों को पता लगा, जैसे एक और मार्शल महोदय, ये सब चीजों आपको देखिए जिसमें दिया हुआ है, ये तथ्यात्मक जानकारी है। ठीक। फिर हमने आपको ये बताया कि भारत में प्रागैतिहासिक का वर्गीकरण, देखिए हमने आपको फिर बताया कि भारत में प्रागैतिहासिक के वर्गीकरण की जब हमने बात की, देखिए वर्गीकरण के बारे में जब हमने आपको समझा रहे थे, हमने कहा कि क्या औजार बना वर्गीकरण का आधार, और एक हमने क्या बताया था? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को हमने आपको बताया कि जलवायु परिवर्तन भी वर्गीकरण में काम आया। फिर हमने 3 कालों में बांटा, पुरा पाषाण, पैलियोलिथिक एज। फिर हमने संक्रमण काल कहा, किसको? मध्य पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण काल से। एक प्रश्न देखिए यहां से भी आपका छोटा सा प्रश्न बन गया कि किस काल को संक्रमण काल कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को। देखिए संक्रमण काल का मतलब क्या है, ट्रांजिशनल फेज का मतलब क्या है, ट्रांजिशनल पीरियड का मतलब क्या है, जिसे हमने आपको उदाहरण के रूप में भी उस दिन समझाया था कि बाल्यावस्था और यौनावस्था के बीच में जो किशोरावस्था है, तो किशोरावस्था में बाल्यावस्था के भी गुण पाए जाएंगे और यौनावस्था के भी लक्षण प्रकट होंगे। तो वो जो पीरियड होगा ट्रांजिशनल फेज या ट्रांजिशनल पीरियड कहेंगे। तो वैसे ही पुरा पाषाण काल के भी लक्षण इसमें थे और नव पाषाण काल के भी लक्षण दस्तक दे रहे थे, इसलिए इसको ट्रांजिशनल फेज या संक्रमण। तो मिसोलिथिक एज और ये नियोलिथिक एज, नव पाषाण काल। हमने कहा था समय का महत्व यहाँ नहीं होता,
समय ऑलरेडी यहाँ पे बहुत मायने नहीं रखता है। यहाँ कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, हमने आपको इसकी भी चर्चा की थी। तो उप विभाजन का आधार क्या है? औजार। तो आपसे ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत में प्रागैतिहासिक के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मुख्य आधार क्या हुआ? औजार हुआ। दूसरा औजार क्या? जलवायु परिवर्तन और कुछ अन्य कारणों को लेते। फिर हमने आपको बताया कि जो है कि ये जो उप विभाजन हमने किया है वो भी देखिए उप विभाजन के जो आधार का क्या है? भू स्तर विन्यास। तो भू स्तर ये हमने बताया था निम्न पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा। निम्न पूरा पाषाण काल, हमने इनको निम्न पूरा पाषाण काल में बांटा, निम्न पूरा में, फिर मध्य पूरा पाषाण काल में बांटा, फिर उच्च पूरा पाषाण काल में हमने इसको बांटा, उच्च पूरा पाषाण काल में हमने इसको बांटा। ठीक, ये भी हमने चर्चा की। तो हमने ये बताया देखिए प्रकृति के आधार क्या, औजारों की प्रकृति के आधार हम चीजों के बारे में। तो निम्न पूरा पाषाण काल को भी आगे चल के हमने 2 भागों में बांटा। एक को उत्तर भारत की संस्कृति हमने बताया था, दूसरे को दक्षिण भारत की संस्कृति हैंडेक्स हमने बताया था, और हमने ये बताया था कि मध्य पूरा पाषाण काल को जो है एक विशेष नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं फलक संस्कृति। इसकी भी चर्चा आज करेंगे। फलक संस्कृति शल्क उद्योग या पत्थर ऊपरी भाग छिलकर कोई चीज बनाने की विधि है। जैसे आप उदाहरण को, जैसे ये मान लीजिए पत्थर है, ठीक है, ये पत्थर है और इसको ऊपर से आप इस तरीके से करते चले जाएं तो जो करता है उस सिल्क बोला, फलक बोला जाता है, फलक फलक। और एक गाना भी है आपका फलक पर, फलक ये आंख की जो पुतलियों को, इसको भी फलक कहा जाता है। तो इस पर बॉलीवुड में बहुत बेहतरीन गाना बना हुआ है, आमिर खान और उसकी फिल्म थी भाई, क्या नाम है, हीरोइन का नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो फलक संस्कृति। अगर आप देखिए आम देखा है, आम का सीजन भी चल रहा है। आओ इस समय तो मान लीजिए आधुनिक तकनीकी आ गई, नहीं आम को छीलने के लिए पहले गांव में जो पोखरे में एक सुतही बोलते थे हमारे यहाँ, उसको सुतही को घिस करते थे, बीच का भाग जो है ऐसे चलते, वो जब काटता था तो फलक निकालता था, आम की फली को निकालता रहता था। उसी तरीके से पत्थरों को जब घिस करके हम फली निकालते हैं तो घिसते हैं तो जो ऊपर उसको हम फलक कहते हैं। और मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल में फलक संस्कृति, फलक जो उपकरणों की प्रधानता रही, इसलिए इसको विशेष नाम दिया गया फलक संस्कृति। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। फिर हमने बताया कि उच्च पूरा पाषाण में जब आते हैं तो इसकी चर्चा और डिटेल हम करेंगे। तो इसको ब्लेड ब्यूरिन, हमने ब्लेड को भी समझाया था कि ब्लेड दोनों तरफ धार होती है, ब्यूरिन तक्षणी और खुरचनी, तक्षणी और खुरचनी इसको कहते हैं। तो इसको ब्लेड ब्यूरिन प्रधान संस्कृति भी कहते हैं, तक्षणी और खुरचनी इसकी जो है प्रमुख विशेषता है। फिर हमने आपको बताया कि निम्न पूरा पाषाण काल जो है, निम्न पूरा पाषाण काल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक जो है उत्तर भारत की संस्कृति है और दूसरा जो है इसको हम कहते हैं, उसको हम उत्तर भारत की संस्कृति और दूसरे को हमने कहा दक्षिण भारत की संस्कृति। दूसरे को हमने क्या कहा? दक्षिण भारत की संस्कृति। ये देखिए चर्चा हम उस दिन भी कर चुके थे। उत्तर भारत की संस्कृति हमने बताया D.N. वाडिया साहब, किसको हमने बताया? D.N. वाडिया साहब को हमने बताया कि D.N. वाडिया साहब सोहन नदी की संस्कृति, किसको? सोहन नदी संस्कृति, सोहन घाटी। तो हमने आपको बताया था कि इनको सोहन घाटी का क्या कहा जाता है? पिता। सोहन घाटी का पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर B.N. वाडिया, 1928 में। इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। हमने इसको बताया पेबुल संस्कृति की भी हमने चर्चा की। सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से मिलते हैं, जो सोहन संस्कृति भी कहते हैं। पेबुल की संस्कृति देखिए, यहाँ हमने कई प्रश्न आपको बनाया था कि पेबुल की संस्कृति का है, किस काल का है? निम्न पूरा पाषाण काल। अगर हम कहें सोहन संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पेबुल के उपकरण विशेषता है, चापर चापिंग की विशेषता, हमने इसकी चर्चा की थी। फिर हमने आपको दक्षिण भारत के बारे में बताया कि दक्षिण भारत की जो संस्कृति है उसको एसल्यूशियन संस्कृति कहते हैं, हैंडेक्स संस्कृति भी कहते हैं। इतनी चर्चा हमने पिछली क्लास में आपसे की थी। फिर हमने बताया कि ये जो उपकरण है, ये पत्थर के, पेबुल किसको कहते हैं? पत्थर के वे टुकड़े जो नदी के किनारे बहाव में रगड़ कर घिस कर जो है चिकने हो जाते हैं, गोल मटोला सा, उसको पेबुल उपकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पेबुल उपकरण। और पेबुल से जो है एक तरफ जब धार होती है तो उसको हम चापर कहते हैं, और जब दोनों तरफ धार होती है तो हम उसको चापिंग कहते हैं। इतनी चर्चा हमने किया था। ठीक, फिर हमने ये मद्र राष्ट्र की संस्कृति के बारे में कहा था 1864 पे, इसके बारे में भी आपसे हमने चर्चा किया है। आज की क्लास में हम अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे उसमें है कि हम देखिए, हमने आपसे कहा था कि जो है
निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल, हमने आपसे पहले ही चर्चा में किया था मित्रों कि इस कालखंड में, इस चैप्टर में आपको 3 तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो सीधे सीधे टू द फैक्ट, कौन से उपकरण किस काल के हैं, दोनों उपकरणों के बीच का कौन सा संक्रमण काल है, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कई कालों को जो है प्रकट करते हो या उस कई कालों में उनके लक्षण पाए जाते हैं, और मेन प्रश्न जो आता है इन 3 के अलावा जो है वो प्लेसेस किस स्थान पर हैं, प्लेसेस किस स्थान पर हैं। हमने आपसे कहा था मैप के माध्यम से आपको चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ हमने वो प्रमुख स्थल लिखे हैं, जैसे निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल। यहाँ प्रश्न को देखते चलिए प्रश्न कैसे बनते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जो है पीर पंजरिका की लिद्दर घाटी, आपको दिया लिद्दर नदी घाटी दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, लिद्दर नदी घाटी। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि लिद्दर नदी घाटी, लिद्दर नदी घाटी, लिद्दर नदी घाटी किस काल में को प्रदर्शित करती है। तो लिद्दर नदी घाटी देखिए निम्न पुरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल है, कहां पे, लिद्दर। और लिद्दर नदी कहां पे है, कश्मीर में। लिद्दर नदी कहां है, कश्मीर में। अर्थात निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल कश्मीर में भी विद्यमान थे, और वो कहां पे, प्रमुख रूप से लिद्दर नदी घाटी। और लिद्दर नदी घाटी को अगर आप देखें तो पीर पंजाल पहाड़ी, पीर पंजाल पहाड़ी, पीर पंजाल पहाड़ी के जो है हिमालय, जो पीर पंजाल पहाड़ी मैप पे ज्योग्राफी में भी सर आपको पढ़ाते हैं, पीर पंजाल पहाड़ी जम्मू कश्मीर में ही है। पीर पंजाल पहाड़ी, जास्कर पहाड़ी, ये सब जम्मू कश्मीर में है। तो उसी पीर पंजाल पहाड़ियों के में एक घाटी है, नदी है लिद्दर, और नदी की घाटी जो है वहीं पे निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। ठीक, एक प्रश्न हो गया आपका। प्रश्न के माध्यम से अगर इसको देखें, फिर पूछा जाता है कि अन्य कौन से थे, तो हमने आपको बताया, देखिए ये पेबुल निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल, सोहन संस्कृति की हमने बात की थी। तो सोहन संस्कृति किस काल का स्थल है, निम्न पुरा पाषाण का है, और वो भी उत्तर भारत का है। और सोहन नदी घाटी के कारण इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। और सोहन संस्कृति के प्रमुख औजार कौन से, पेबुल, चापर, चापिंग, और उसमें पेबुल संस्कृति भी उसको कहते हैं क्योंकि पेबुल की महानता थी, पेबुल प्रश्न को ही सुझाता थी। तो यहाँ आपसे प्रश्न को ऐसे बन सकते हैं कि सोहन नदी घाटी कहाँ स्थित है। तो ये भी देखिए पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान, पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान, इसकी खोज किसने की, 1928 में सोहन वीडियन वाडिया ने, आगे चलकर यूआर टाड ने इस पर काम किया, 1935 में डी टेरा ने काम किया। तो आपसे देखिए प्रश्न हमने उस दिन भी बताया था, आज भी। तो अगर आपसे पूछ दिए ये तीनों वैज्ञानिक इतिहासकारों का नाम दे दे और कह दे कि ये किस स्थल से संबद्ध है, किस स्थल से संबद्ध है, तो किस स्थल से संबंध है, ये तीनों जो वैज्ञानिक जो हैं किस स्थल संबंधित है, सोहन घाटी से। किससे संबंधित, सोहन घाटी से। और सोहन घाटी किस काल का है, निम्न पुरा पाषाण काल का है। अगर निम्न पुरा पाषाण न दे तब किस काल का हो जाएगा, पुरा पाषाण, क्योंकि पुरा पाषाण के 3 भाग हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो उसमें हम निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थलों की विशेषता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो निम्न पुरा पाषाण काल के हमने प्रमुख लक्षणों को पढ़ा, उसके बाद हम उसके प्लेसेस को पढ़ रहे हैं कि निम्न पुरा पाषाण कालीन प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। फिर अगर आप आइए, ये तो रहा आपका जम्मू कश्मीर पश्चिम उत्तर पश्चिम सीमा पर। फिर अगर आप आगे आइए तो हम देखते हैं ये अपना प्लेस आपका लिखा हुआ राजस्थान, रखा हुआ राजस्थान। राजस्थान में लूनी नदी के आसपास कौन सी नदी, गंभीर नदी के कोटा संभाग में चंबल नदी घाटी, मंगरई नदी, ये सब जो है कहाँ पे है, राजस्थान में है। और सब किस काल को उद्धृत करते हैं, निम्न पुरा पाषाण। देखिए यहाँ अब तक जो परीक्षा में प्रश्न आया है ये लूनी पूछा जा चुका है, लूनी जो है पूछा जा चुका है। लूनी को देखिए मध्य पाषाण काल में जब आप जाएंगे, हम पूरा पाषाण की नहीं बात करें, मध्य पाषाण काल की तरफ जब आप जाएंगे तो वहां लूनी को डॉक्टर वीएन मिश्र ने एक विशेष नाम दिया था, इसीलिए उसको लूनी उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम इसकी चर्चा आपसे करेंगे। तो यहाँ राजस्थान में कौन सा प्लेस प्रमुख हो गया, लूनी घाटी का प्रयोग हो गया। लूनी, लूनी उद्योग, लूनी नदी आपसे पूछा जाए कहां पे, राजस्थान में। लूनी नदी के आसपास कौन सी, गंभीर नदी घाटी, कौन सी, गंभीर नदी घाटी। और गंभीर नदी घाटी के कोटा संभाग, देखिए यहाँ चंबल नदी घाटी है, मंगरई घाटी है, विराट नदी घाटी, ये सब जो है किस काल को दर्शित करते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल को या सोहन संस्कृति को दर्शित करते हैं। अब यहाँ प्रश्न के रूप में अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें तो आपसे अगर पूछे कि देखिए आपसे प्रश्न हम बना दे, कौन सा स्थल या कौन सी नदी निम्न पुरा पाषाण काल को प्रदर्शित करती है,
को प्रदर्शित करती है। ठीक, प्रदर्शित करती है, हम कह दें किसको करती है, निम्न पुरापाषाण काल को प्रदर्शित करती है। अगर हम पूछे आपसे विकल्प दे गंभीर नदी घाटी, आपसे विकल्प दे चंबल नदी घाटी, मंगरई नदी और विकल्प दे उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। देखिए इसी तरीके से प्लेसेस के बारे में आपको पूछना है। तो ये जो मैं आज आपको प्लेस बता रहा हूं, इसका आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको अपने मैप पर भरते रहिए। हम भी मैप पे कराएंगे, लेकिन आज आपको होमवर्क के रूप में देंगे। जब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे तब हम आपको मैप भी इसका साथ में करा देंगे। ठीक, फिर अगर हम देखें अगला प्लेस है गुजरात। गुजरात में मद्दर नदी, गुजरात में कौन सा, सौराष्ट्र का, जहां शंख पाए जाते हैं, सौराष्ट्र बेल्ट है, तो वहां मद्दर नदी घाटी के आसपास पुरापाषाण कालीन के औजार प्राप्त हुए हैं। देखिए 3 नदियां यहां आपको मिल रही, लिद्दर नदी, गंभीर नदी और ये आपका मद्दर नदी। लिद्दर कहां है, कश्मीर में, गंभीर कहां है, राजस्थान में, और पद्दर कहां है, महाराष्ट्र में। आपको इसको ध्यान रखना है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी, अभी ऊपर भी चर्चा हुई थी। नरसिंहपुर में पूर्व पाषाण कालीन जो है स्थल प्राप्त हुए, और यहाँ पूर्व पाषाण कालीन से लेकर के देखिए मध्य पाषाण काल तक के स्थल मिलते हैं। तो देखिए नरसिंहपुर, नर्मदा घाटी निम्न पुरापाषाण काल से लेकर के मध्य पाषाण काल तक के को संकेत करती है। कौन सा स्थल है वो, मध्य प्रदेश का सिंहपुर स्थल है। और हथनौरा नामक ग्राम से ही मध्य पाषाण काल में, देखिए ये निम्न पुरापाषाण काल में नहीं, यहां हमने लिखा है मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं नर्मदा भेमगढ़ का, लेकिन ये जो खोपड़ी के प्रमाण मिले हैं वो हथनौरा से, वो मध्य पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल में भारत में मानव की खोपड़ी कहां से मिली, मानव की खोपड़ी हथनौरा से। मानव की खोपड़ी कहां से मिली, हथनौरा से। याद ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो है नरसिंहपुर जो है, ये निम्न पुरापाषाण काल में भी संकेत मिलते हैं यहाँ औजारों के, लेकिन इसी काल का एक स्थल है नरसिंहपुर का हथनौरा नामक ग्राम, जहां से मानव की खोपड़ी मिली हुई है। क्या में मानव की खोपड़ी के प्रारंभिक अवशेष मिले हुए, किसमें, मध्य प्रदेश। और यह प्रश्न अगर आप पेपर को सॉल्व करते होंगे तो टीजीटी में भी कम से कम 2 बार आया है, पीजीटी में भी कम से कम 2 से 3 बार आया है, और पीसीएस की परीक्षा में, हायर एजुकेशन में अगर सबको जोड़ दे, ये हथनौरा नामक स्थल जो है कम से कम 10 बार आपकी परीक्षा में आ चुका है। अलग अलग रूपों में आया है, लेकिन यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ चुका है। क्यों, देखिए मध्य पाषाण काल में पूरे भारत में देखिए मानव के कंकाल शिवालिक श्रेणी में ही, शिवालिक काल में मिलने शुरू होते, उसके पहले नहीं दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। ये सब आपको कहानी मान। तो मध्य पाषाण काल में हथनौरा नामक स्थान से मानव की खोपड़ी का पहली बार मिलना भारत के प्रागैतिहासिक युग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, एक क्रांतिकारी खोज थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और हमने कहा था कि इतिहास विषय में जहां से परिवर्तन होता है, जहां से कुछ नए संकेत दिखाई देते हैं, वहीं से प्रश्न बनते हैं। वो किसी भी विषय को आप देखिए, और खासकर इतिहास विषय में ऐसा ज्यादा कि जो घटनाएं वर्तमान को प्रभावित करे और भविष्य में भी उनकी प्रासंगिकता बनी रहे, ऐसी घटनाएं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाते हैं, और प्रश्न की प्रकृति या प्रश्नों का क्रम वहीं से बनता रहता है। यही जब जिस दिन आप समझ गए, आपके लिए कंपटीशन आसान हो जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं, देखें तो इसमें हमने बताया मध्य प्रदेश तक हुआ। फिर अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं इसमें प्लेसेस के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखिए बेलन नदी घाटी, मिर्जापुर, यहां में देखिए पूर्व पाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक का, पूर्व पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के। अब यहां प्रश्न कैसे बनते हैं, हमने बताया था कि आपको वो प्लेसेस, वो स्थान ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कई कालों को द्योतक होते हैं, कई कालों में उसकी चर्चा होती है। तो बेलन घाटी पूर्व पाषाण काल, मतलब निम्न पूर्व पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल, अर्थात पूरे प्रागैतिहास का भी कहीं वर्णन मिलता है। प्रागैतिहास के हर काल के साक्ष्य कहीं से हैं, तो मिर्जापुर के बेलन नदी घाटी से। और भी कई प्लेसेस हैं, लेकिन बेलन नदी घाटी इंपॉर्टेंट हो गई कि बेलन नदी घाटी से प्राचीन काल के प्रागैतिहास के निम्न पुरापाषाण से लेकर के, या पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, या निम्न पुरापाषाण से लेकर के नवपाषाण तक के औजार या प्रकृति के संयोग या उनके लक्षण पाए जाते हैं। तो वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर का बेलन नदी घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसको भी प्रश्न की प्रकृति से देखेंगे तो अब तक 7 से 8 बार यह परीक्षा में आ चुका है। फिर महाराष्ट्र की अगर चर्चा करें तो महाराष्ट्र में देखिए नेवासा, चिरकी, चंदौली, कोरेगांव इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। यहां से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए। नेवासा को तो प्रारूप स्थल के रूप में भी चर्चा की जाती है, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे कि नेवासा जो है एक प्रारूप स्थल के रूप में भी जाना जाता है।
चिरकी, ये भी इंपॉर्टेंट स्थान है, चिरकी इंपॉर्टेंट स्थान है। कोरेगांव, अभी देखिए 2018 में एक घटना हुई भीमा कोरेगांव, वो वही कोरेगांव है, वो वही कोरेगांव है महाराष्ट्र का, जहां शताब्दी मनाया जा रहा था, अम्बेडकर का जयंती मनाई जा रही थी, तो भीमा कोरेगांव में जो घटना हुई थी ये वही कोरेगांव है। आप देखिए वो करंट से जुड़ा, इतिहास से जुड़ा, 1818 की घटना है कोरेगांव की, उसका फिर से शताब्दी मनाया जा रहा था 2018 में, वो 1918 की घटना 2018 में मनाई जा रही थी, वो भी इंपॉर्टेंट रहा। उस समय भी कोरेगांव परीक्षा में आया, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में यह कोरेगांव आपके लिए निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल के रूप में ज्ञान जाता है। तो आपसे कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछते हैं कौन से प्लेसेस किस काल के हैं, कौन से प्लेसेस किस काल के नहीं हैं, तो उस प्रश्नों को ध्यान में रखने के लिए ये आपको इंपॉर्टेंट कुछ प्लेसेस हम जानकारी में आपको दे रहे हैं। आपको करना क्या है, इसको ध्यान से अपने पेपर में बुक और मैप पे भरना है कि निम्न पुरापाषाण कालीन प्रमुख स्थल, मैप पे भर लिए, उसके इंपॉर्टेंट को एक लाइन वहीं से लिख लिए, आपका नोट्स तैयार हो गया मैप का, कभी जिंदगी में फिर ये गलत नहीं होगा। तो भीमा कोरेगांव, निवासा, चंदौली, देखिए एक चंदौली यूपी में भी है, लेकिन ये चंदौली इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये चंदौली जो है निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल को दूषित करता है, और यहाँ से मानव के जो है लोहे के साक्ष्य कुछ रूप में पाए गए। तो निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल अगर आप देखेंगे टीजीटी एलटी ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी, यह प्रश्न उसमें रखा गया था। उसके पहले यह प्रश्न जो है आपके पीसीएस की परीक्षा में रखा गया, उसके पहले यह प्रश्न आपके जो है हायर एजुकेशन में रखा गया। तो 2018 के जो एलटी ग्रेड का पेपर था उसमें ये जो है रखा गया था प्रश्न चंदौली को रखा गया था कि चंदौली किस काल का स्थल है, किस काल का। तो उसमें विकल्प दिया निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, नवपाषाण और मध्य पाषाण। तो आपको उत्तर क्या होगा, निम्न पुरापाषाण। ठीक, उत्तर आपका क्या होगा, निम्न पुरापाषाण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस की चर्चा कर रहे हैं मित्रों, क्योंकि देखिए बेटा ये जो प्लेसेस होते हैं ये 400 से 500 प्लेसेस एक एक कालखंड के हैं, लेकिन सारे प्लेसेस आपको इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। वो प्लेसेस इंपॉर्टेंट है जहां से कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन हुए, या वो प्लेसेस इंपॉर्टेंट है जो विगत 6 महीने में किसी खुदाई के स्थल से प्राप्त हुए हैं। जैसे ऐसे भी कभी कभी प्रश्न आते हैं कि जो 6 महीने के अंदर खुदाई के स्थल होते हैं उनसे जब प्राप्त किए जाते हैं तो वहां से भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। फिर आइए आगे देखिए, उत्तर भारत की चर्चा। उड़ीसा में वैतरणी, ब्राह्मणी नदी और महानदी के डेल्टा में मयूरभंज, बहावरगंज, ये सब जो है क्या है, ये भी निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल है। वैतरणी आप जानते हैं, वैतरणी पार करने के लिए लोग जाते हैं। महानदी को आप जान ही रहे, महानदी पे हीराकुंड बांध बना हुआ। महानदी जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सियावल, इस क्षेत्र में 3 राज्यों में बहती है। और महानदी का इंपॉर्टेंट सिर्फ हिस्ट्री और करंट में नहीं है, महानदी का इंपॉर्टेंट प्रागैतिहासिक काल में भी है। महानदी में निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल जो है वैतरणी नदी, महानदी और उसके जो है मयूरभंज जिले में पाए जाते हैं। ठीक, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी आपको उड़ीसा के कुछ ऊंचाई स्थल आएंगे, अन्य कालों के होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि मयूरभंज में बहावरलंगाजी जो है ये किस काल का है, निम्न पुरापाषाण का। यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, लेकिन यहाँ की परीक्षा में नहीं पूछा जा चुका है। यह प्रश्न पूछा गया है संभवतः छत्तीसगढ़ के जो है हायर एजुकेशन में, छत्तीसगढ़ की परीक्षा में संभवतः यह प्रश्न पूरी तरीके से, जहां तक हमको याद आ रहा है, छत्तीसगढ़ की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि महानदी छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, तो वहीं के हायर एजुकेशन। देखिए हमने क्या बताया था पहले दिन मित्रों, चर्चा किया था कि ये ऐसा विषय है जिसमें राजनीतिक पुट भी कुछ आ जाता है। हमने बताया था जैसे सरकारों का मोटिव होता है, विचारधाराएं होती, वैसे प्रश्नों की प्रकृति बदलती चली जाती है। तो योगी महाराज जब से आए हैं तो कल्चरल इवेंट पर बल देते हैं, कल्चरल नेशनलिज्म पर बात करते हैं। मोदी जब से आए कल्चरल नेशनलिज्म पर बात होती है ज्यादातर। तो ऐसे प्लेसेस, ऐसे इंपॉर्टेंट स्थल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप चाहे किसी भी पार्टी के फॉलोअर हो, लेकिन इतना जरूर ध्यान में रखिए, कंपटीशन देने आ रहे हैं तो कंपटीटर का कोई न पार्टी है न कोई धर्म है, उसका एक उद्देश्य है सफलता को प्राप्त करना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, स्थल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। दक्षिण भारत में अभी मद्रास में अतिरपक्कम पहले ही चर्चा हुई। कोर्तेयाल नदी घाटी, ये पूर्व काषाण उपकरणों का बहुत ज्यादा उपकरण यहाँ प्राप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थल है कोर्तेयाल नदी घाटी। ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि कोर्तेयाल नदी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उपकरण मिले हुए हैं, किस काल के मिले हुए हैं, तो निम्न पुरापाषाण काल के भी उपकरण यहाँ बहुतायत मात्रा में लिखे। देखिए यहाँ लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ, पूर्व पाषाण कालीन उपकरण के लिए कोर्तेयाल नदी घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक, फिर आगे उसी तरीके से बदनदुरई है आंध्र प्रदेश में, गिदलूर, करीमपुरी है, करीमपुरी, ये सब जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस है।
जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि निम्न पुरा पाषाणकालीन प्रमुख स्थल कौन से हैं, कौन से नहीं है। ठीक, फिर अगर हम आगे चर्चा करें तो देखिए यहां हम आते हैं निम्न पुरा पाषाण काल को अगर हम देखें या निम्न पुरा पाषाण काल के मानव के बारे में अगर हम चर्चा करें तो निम्न पुरा पाषाण कालीन मानव की विशेषता क्या रही, निम्न पुरा पाषाण कालीन मानव की विशेषता क्या रही। ठीक, देखिए निम्न पुरा पाषाण कालीन मानव की विशेषता के बारे में क्या करें। देखिए मानव क्या है, मानव प्रारंभिक चरण में जब से सृष्टि का विकास हुआ, श्रद्धा मनु या आदिम काल जैसे आपने मानव के विकास को पढ़ा होगा, निएंडरथल प्रोटेस्टेंट क्रो-मैग्नस कैसे कैसे आए, तो निम्न पुरा पाषाण कालीन जो मानव था वो अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति, वो जंगली था, पूरी तरीके से नग्न अवस्था में रहता था। ठीक, वो सब चीजें। तो क्या ऐसे आदमी जो आज यहाँ है कल वहां है बंजारे की तरह, क्या वहां स्थायी बसावट की बात हो सकती? नहीं। तो निम्न पुरा पाषाण कालीन मानव, देखिए निम्न पुरा पाषाण मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार पूछते हैं कि निम्न पुरा पाषाण कालीन मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। जब कृषि का ज्ञान नहीं, जब कृषि का ज्ञान हो गया अस्थायी बसावट आ जाएगी, क्योंकि कृषि को तो कहीं 4 महीने, गेहूं फसल पकने के लिए 4 महीने लेगी ना, धान की फसल पकने के लिए 4 महीने लेगी ना, कुछ भी फसल आप बोते हैं तो अस्थायी तो ले आएगा, आपको उसके रख रखाव सिंचाई वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जहां कृषि होगी वहीं अस्थायी बसावट होगी, और जब तक कृषि का आविष्कार नहीं होगा तब तक अस्थायी बसावट नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भारतीय प्राकृतिक इतिहास के संदर्भ में मानव जो है निम्न पुरा पाषाण काल में कृषि का ज्ञान नहीं था, तो मानव का स्थायी जीवन नहीं था। तो जब ये बताइए कृषि नहीं होगी तो मानव खाए। जैसे अगर आप इस समय पिकनिक मनाने का मौसम आ गया है, गर्मियों में लोग पहाड़ों पिकनिक मनाने जाते हैं, ठंडियों में, तो हम लोग भी जब छोटे छोटे थे कहाँ पिकनिक मनाने जाते थे? गांव के जंगल में। तो भैंस वैंस चराने जाते थे तो वहां गांव के जंगल में पिकनिक मनाते थे। तो वहां भाई सुबह नाश्ता वास्ता करके गए, लेकिन कभी कभी जो है नई उम्र होती, खुरापाती दिमाग होता है, तो जंगल में ही आज चलो रुकते हैं, आज नहीं जाएंगे घर पे। तो वहां क्या खाएंगे? भूख लगी कि क्या खाएंगे? तो वहां कच्चे आम खाएंगे, जामुन खाएंगे, कोरोना नहीं भाई, करौना बोलते, करौंदा, ये सब खाएंगे। ये क्या है? ये जंगली फल फूल है। तो जैसे मानव समूह में रह रहा होगा, निश्चित है 10-20 लोगों का समूह, क्योंकि बड़े बड़े जानवर थे, अकेले रहता तो शिकार कर जाता, तो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए इसीलिए निम्न पुरा पाषाण काल के औजार भी बड़े बड़े होते थे, सामूहिक भावनाओं रहती थी एक साथ। तो नव मानव था वो, जिसे मान लीजिए जंगल में टहल रहा है, उसको भूख लगी है, 4-5 लोग हैं, उसमें से किसी एक ने कोई एक फल खाया और वो फल बड़ा ही स्वादिष्ट रहा, और उसको खाने के बाद उसकी आत्मा तृप्त हुई, देख के 4 लोगों ने और फल खा लिया। तो मानव के मानस पटल में बुद्धि विवेक है, तो उसने सोचा कि यह फल मेरे लिए उपयोगी है, तो वो फल उसके लिए उपयोगी होगा। लेकिन वहीं कोई ऐसा फल खा लिया जिससे किसी की मृत्यु हो गई या मूर्छित हो गया, तो उसको लगा कि यह फल मानव के लिए उपयोगी नहीं है, तो उससे आपका सही गलत का निर्णय होने लगा, मानव की बुद्धि का विकास, विवेक का प्रयोग करने लगा, ये सब चीजें। तो अर्थात प्रागैतिहासिक इतिहास काल का मानव कृषि का ज्ञान नहीं था, उसके खाने पीने की सामग्री क्या थी? फल फूल। और जब फल फूल खाएगा, और भाई आखेट मतलब शिकार, आखेटक भी था, शिकार भी था, तो बड़े बड़े जानवरों के बीच में रहता था, भूख लगती है, देखिए लोग बालू वालू चबाने लगते हैं। 2-4 साल पहले की घटना थी कि उड़ीसा में बात हो रही थी, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में, कि लोग बालू भी खाने लगे थे, और ये क्या कहते हैं, महुआ के बीज को पीस करके खा रहे थे गरीबी के कारण। तो जब भूख लगती है तो कोई नहीं देखती क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो कच्चा मांस हो पक्का मांस हो जो मिलेगा सब खाएंगे, जिससे तृप्ति। मानव सीखा कैसे होगा जब मांस खाना? क्योंकि बड़े जानवर छोटे जानवरों का शिकार करते हैं, तो वो उसने ऐसा देखा होगा अपनी आंख से, जंगल में रहते, जंगल में रहेंगे तो जंगल की तो गतिविधियों को रहेंगे, देखेंगे। बॉलीवुड, बंबई रहेंगे तो बॉलीवुड का फैशन आपके अंदर आएगा, और गांव में रहेंगे तो गांवी फैशन आपके अंदर आए, क्योंकि आपका एटमॉस्फियर आपको प्रभावित करता है, प्रेरित करता है सीखने के लिए, देखने के लिए। तो वही बातें यहाँ भी हो रही। तो मानव जो है क्या था? कृषि का ज्ञान नहीं था, फल फूल खाता था, आखेटक था, और पशु, नदी, झीलों में मकड़ी मछलियों पर निर्भर था। अर्थात मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, क्योंकि देखिए ये फल फूल, नदी, मछली सब क्या है? सब क्या कौन दे रहा है? प्रकृति। अर्थात मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। अब मानव जब प्रकृति पर निर्भर रहेगा तो यहाँ क्या है? मानव सिर्फ उपभोक्ता है। मानव क्या है? उपभोक्ता है, ये उत्पादक नहीं है। ये हमने लिखा, आखेटक एवं संग्राहक था, पशुपालन की शुरुआत नहीं थी क्योंकि अस्थायी बसावट ही नहीं थी। फिर मानव को अग्नि का ज्ञान तो था लेकिन उपयोग नहीं कर पाता था, उपयोग नहीं कर पाता था। जैसे छोटा बच्चा है आपके घर में, मोबाइल है, कंप्यूटर है, वो तो जान तो रहा है कि ये कंप्यूटर है,
ये टीवी है, ये 4 व्हीलर है, ये 2 व्हीलर है, लेकिन वो उसको चलाने का उपयोग नहीं कर पाता, ड्राइविंग नहीं कर पा रहा है। तो वैसे ही निम्न पुरापाषाण काल का मानव अग्नि के बारे में तो जानता था, लेकिन अग्नि की उपयोगिता के बारे में नहीं जानता था। कैसे ज्ञान कैसे था? देखिए, जंगल में आज भी ब्राजील अमेजन के जंगलों में बार बार आग लगती है, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती है, अभी उत्तराखंड में पिछली टर्म में आग लगी हुई थी। तो जंगल में आग कैसे घिस के, रगड़ के, चिंगारी से किसी तरीके से आग लगी। तो आग का तो वो जानता था, लेकिन उसकी उपयोगिता को नहीं जान पाएगा। उपयोगिता को जानता है आगे चल करके। तो आपसे यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि मानव को किस काल में अग्नि का ज्ञान हो गया था? मानव को किस काल में अग्नि का ज्ञान हो गया था? तो मित्रों, मानव को निम्न पुरापाषाण काल में ही अग्नि का ज्ञान था। ज्ञान था लेकिन उपयोग नहीं था। ज्ञान था लेकिन उपयोग नहीं था। जैसे बच्चा जो है अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने मित्र यारों सबके शादी के व्यवहार को, उनके परिवार को समझ तो जाएंगे कि शादी में क्या क्या होता है, लेकिन उसका व्यक्तिगत अनुभव नहीं होता, उपयोग नहीं है। इसीलिए कहा जाता है शादी का लड्डू जो खाए उसके लिए भी मीठा, जो न खाए उसके लिए भी मीठा, दोनों खाना चाहते थे। वही चीज यहाँ अग्नि के ज्ञान के भी थी। तो मानव को अग्नि का ज्ञान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार प्रश्न यहां से पूछे जा चुके हैं कि मानव को अग्नि का ज्ञान था, लेकिन वो उसकी उपयोगिता को जान नहीं पाता था। जैसे छोटा बच्चा है, वो घर में कार को देख रहा है, कंप्यूटर को देख रहा है, जान रहा है कि ये कंप्यूटर है, ये कार है, लेकिन कार को ड्राइव नहीं कर पा रहा है, कंप्यूटर को चला नहीं पा रहा है। उसी तरीके से निम्न पुरापाषाण काल के मानव को अग्नि का ज्ञान था, लेकिन उसकी उपयोगिता से वो वाकिफ नहीं था। ठीक, फिर कह रहा है जब अग्नि नहीं रहेगी तो कच्चे मांस तो खाएगा भाई, अग्नि नहीं रहेगी तो कच्चे मांस तो खाएगा। आज भी बहुत सी जनजातियां जो कच्चा मांस खाती हैं, बहुत सी जनजातियां। और झींगा एक मछली होती है, गांव में लोग बहुत कच्चा ही खा जाते हैं। झींगा मछली को गांव में लोग कच्चा ही खा जाते हैं आज भी। तो मानव कच्चे मांस का उपयोग करता था। क्यों? क्योंकि उसके पास अग्नि की उपयोगिता नहीं मालूम, उससे अग्नि का ज्ञान उसको नहीं था। ठीक, फिर कह रहा है आत्मरक्षा सर्वोपरि लक्ष्य था। इस काल में मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य क्या था? आत्मरक्षा। अब जैसे जेठ की दोपहरिया इस समय चल रही है, तो आप अगर सड़क पे जा रहे हैं तो कोई एक हल्का पेड़ दिख गया तो आप नीचे आ गए छांव में, तो आपको शीतलता से कुछ राहत मिल गई। वैसे ही शीतलहर प्रकोप हो जबरदस्त, और आप जा रहे हैं, सिकुड़े चले जा रहे हैं, कोई पत्थर उत्थर मिल गया कहीं पेड़ के किनारे से, तो वो आपको, तो क्या है, मानव प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन प्रकृति के रहस्यों को तोड़ नहीं पा रहा था। तो इसीलिए प्रकृति की गोद में ही शरण ले रहा था और शरणागत हो गया था। तो वही बात यहां भी कहा जा रहा है कि मानव अपनी आत्मरक्षा के लिए, चाहे जंगली जानवर हो, चाहे शीत हो, चाहे उष्ण हो, गर्मी, जाड़ा, ठंडी, बरसात, सबके लिए क्या है, तो मानव आत्मरक्षा के लिए क्या कहता है, पर्वत और कंदराओं में, नदियों में और उसकी शरण में रहता था। तो अगर पूछा जाए इस कालखंड में मानव का जो है आवास क्या था, तो पर्वत, कंदरा, गुफा, वृक्षों के नीचे मानव का आवास है। ओवरऑल पूरे प्रागैतिहासिक में ये आवास बना रहा। अस्थायी बसावट का झोपड़ी उपड़ी भी आई नवपाषाण तक, लेकिन पर्वत, कंदरा, गुफा, झोपड़ी, वृक्ष, ये सब जो है, तो इस काल के मानव का आवास क्या था, पर्वत, कंदरा, नदी, घाटियां, कगार, ये सब चीजें क्या है, मानव के आवास के रूप में थे। किसके आवास के रूप में थे? मानव के आवास के रूप में थे, निम्न पुरापाषाण कालीन का मानव। फिर देखिए, अगर वस्तु है, मानव है, शिकार कर रहा है, तो बर्तन का आविष्कार हो जाएगा। मृत भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। तो मृत भांड कला का विकास भी इस काल में हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपसे पूछा गया है कई बार परीक्षा में कि मृत भांड कला का विकास किस काल में हुआ था, तो मृत भांड कला का विकास निम्न पुरापाषाण काल में ही हो गया था। निम्न पुरापाषाण काल में ही मानव मृत भांड कला का विकास कर लिया था। ठीक, और इस काल के जो औजार थे और ये सब कैसे थे, पत्थर जो है उसका कैसे उपयोग, क्वार्ट्जाइट, बलुआ पत्थर, लेटरचल्सडेनी, ये सब क्या थे, पत्थर। तो आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न यहां से कई बार पूछा गया है कि निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, पाषाण काल का औजार बना था, हैं? तो इसमें आप क्वार्ट्जाइट बताएंगे। क्या बताएंगे? क्वार्ट्जाइट, बलुआ पत्थर,
और ये आपका चेल्स्टेनी, ये इसको आप बताएंगे। क्वार्ट्जाइट इसकी प्रमुखता है। निम्न पुरा पाषाण काल में अगर क्वार्ट्जाइट पत्थर विकल्प में दिया है, पलुआ पत्थर, चेल्स्टेनी, जैस्पर, चर्ट, ये सब दिया है, तो आपको बताना है निम्न पुरा पाषाण कालीन पत्थर जो प्रमुख रूप से उपयोग होता था वो कौन सा पत्थर था? क्वार्ट्जाइट। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और लड़के क्वार्ट्जाइट, जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट में कंफ्यूजन होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल जो है, जो पत्थर है, वो प्रमुख रूप से कौन सा है? क्वार्ट्जाइट पत्थर है। कौन सा है? क्वार्ट्जाइट। देखिए अब मानव शिकार कर रहा है, हमने बताया बड़े बड़े जानवरों का शिकार हो रहा है, टेबल चापर, चापिंग औजार भी आपने देख लिया। तो जब शिकार करेगा तो कौटिल्य का नाम सुना है? कौटिल्य, कौटिल्य, कौटिल्य कहते थे कि युद्ध जो है मानव के मस्तिष्क में लड़ा जाता है। युद्ध मैदान पे नहीं, मैदान पे तो उस मस्तिष्क की क्रियाओं का प्रदर्शन होता है, युद्ध हमेशा मानव के मस्तिष्क में लड़ा जाता है। तो वैसे शिकार करने की रणनीति भी मानव के मस्तिष्क में ही बनेगी। और जैसे आप अपनी परीक्षा के पहले या मैच, क्रिकेट मैच खेलते हो, तो क्रिकेट मैच के पहले आप अगली टीम का क्या करते हैं? देखते हैं कि उसकी वीकनेस कहाँ है, उसका जो है मजबूत पक्ष कहाँ है, कौन सा फील्डर किस साइड में बैटिंग कर पाता है, कौन सा फील्डर की कौन सी गेंद में कमजोरी है, तो उसको आप क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, फिर उसी हिसाब से अपनी टीम की रणनीति बनाते हैं। ठीक वैसे ही निम्न पुरा पाषाण कालीन मानव जंगलों में रहते रहते धीरे धीरे प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें वो जिन जानवरों का शिकार करता था उनकी क्षमता को, पोटेंशियल को जानने की कोशिश किया और उसकी रणनीति को चित्रों के माध्यम, भाई जहां रहेगा पत्थर उसी खींच खाच करेगा, तो चित्रों के माध्यम से गुफाओं में होता। तो मानव जो है चित्रकारी का विकास किस काल में हुआ? निम्न पुरा पाषाण काल में ही चित्रकारी का विकास हो गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, चित्रकारी का विकास भी निम्न पुरा पाषाण काल में ही होने लगा था। इसको रटने की जरूरत नहीं, साइंटिफिक चीज है कि जब मानव शिकार करेगा तो शिकार के पहले रणनीति बनाएगा और शिकार करने के लिए उपकरण जो है उसको निम्न पुरा पाषाण काल में ही मिल गए, तो चित्रकारी की शुरुआत भी निम्न पुरा पाषाण काल में मान ली जाती है। ठीक, फिर इस काल में जो रंग हरा व गहरा रंग, आज भी देखिए ढाक देखा है? ढाक उत्तराखंड में उसको पलाश बोलते हैं, उसको जंगल की आग भी बोलते हैं, ज्वाला भी बोलते हैं, तो उससे लाल रंग बनाया जाता है। ऐसे ही जंगलों के पौधों से रंग बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रंग। तो हरे रंग और लाल रंग जो दोनों आसानी शब्द उपलब्ध थे, तो निम्न पुरा पाषाण काल में चित्रों का गुफाओं में हरे रंग और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। यह प्रश्न आपके यूपीएससी में पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सभी प्रश्न जो अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, वो आपकी टीजीटी की परीक्षा में भी इतिहास विषय में रखे जाते हैं। अगर आप लोगों ने प्रश्नों का ठीक से अवलोकन किया है या कर रहे होंगे, हमने बताया 2013, 2011, 2016, 2021 के प्रश्नों को देखें तो इस तरीके के 4-6 प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो आपकी मेरिट में आपको बूम करा देंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है अब काल है आपका मध्य पाषाण काल। ठीक, अब हम मध्य पाषाण काल की चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, मध्य पाषाण काल की चर्चा करते हैं। ठीक, मध्य पाषाण काल के बारे में क्या है? देखिए मध्य पाषाण काल या मध्य पूरा पाषाण काल है। ये मध्य पूरा शब्द है, ये निम्न पूरा, मध्य पूरा शब्द है। मध्य निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो मध्य पूरा पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो मध्य पूरा पाषाण काल, इसकी कालावधि हमने पता थी, कोई मतलब नहीं इसका, लेकिन जानते रहिए। ठीक, इसको फलक संस्कृति क्या कहते हैं? इसको फलक, ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति, इसको क्या नाम से जाना जाता है? फलक संस्कृति। इसको किन संस्कृति के नाम से जाते हैं? फलक संस्कृति। हमने अभी आपको बताया था फलक क्या होता है। ठीक, वो आम का जो काटने वाला सुत ही बोलते थे गांव में, उससे फलक से आम की फलकें निकलती रहती हैं। ठीक, वही छिल देते हैं, ऊपर घिस जाता, छिल जाता, फलक संस्कृति। तो इस काल के जो उपकरण पाए गए वो ज्यादातर फलक संस्कृति के पाए गए। ठीक, फलक संस्कृति, फलक औजार पाए गए। और ठीक ऐसे ही फलक संस्कृति या इस काल के उपकरण का हूबहू जो प्रारूप जो है यूरोप की, पश्चिमी यूरोप में एक स्थान है, स्थान है मुस्तूरियन पश्चिमी यूरोप में, वहां भी फलक संस्कृत के औजार, फलक संस्कृत के प्रारूप में फलक पाए गए। इसीलिए इसको एक फलक संस्कृत कहते हैं या मुस्तूरियन संस्कृत भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में
कि मुस्तूरियन संस्कृति किस काल का है? मुस्तूरियन संस्कृति मध्य पुरा पाषाण काल को मध्य पुरा पाषाण काल को बताती है। मुस्तूरियन संस्कृति मध्य पुरा पाषाण काल का द्योतक है। मुस्तूरियन कहाँ पर स्थल है? पश्चिमी यूरोप का एक स्थल है। वहां जैसे इसको उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए आपके यहाँ, जैसे यहाँ पे प्रयागराज का क्षेत्र है या दिल्ली का क्षेत्र, यहाँ जो कल्चर पाया जाता है, यही कल्चर अगर प्रयागराज दिल्ली के लोग जाकर के कहीं बस जाए या वहां के लोग यहाँ आकर के बस जाएं और यहाँ की संस्कृति के प्रभाव को वहां लेके चले जाएं और वहां के खान पान रहन सहन को देखें, उसी तरीके प्रयोग करें, तो दोनों में सिमिलरिटी हो जाती है। यही बात वहां भी दिखाई गई। तो फलक संस्कृति जो है, मध्य पुरा पाषाण काल की संस्कृति को फलक संस्कृति कहते हैं। उपकरणों में फलकों की प्रधानता होने के कारण कहते हैं, और इसमें स्क्रैपर और जो है ब्लेड भी प्रमुख औजारों के रूप में थे। और मुस्तूरियन संस्कृति भी इसको एक नाम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि पश्चिमी यूरोप की मुस्तूरियन नामक स्थान पर भी फलक औजारों की प्रधानता थी। इसीलिए दोनों संस्कृतियों में समानता होने के कारण हम इसको फलक संस्कृति या मुस्तूरियन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और इस काल के औजार की हमने बात की। देखिए, निम्न पुरा पाषाण का क्वार्टजाइट था, लेकिन मध्य पुरा पाषाण काल के औजार जैस्पर, कैल्सडेनी, फ्लिंट, चर्ट है, ये सब प्रमुख औजार के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, अभी हमने बताया था, निवासा की चर्चा की थी। निवासा को प्रारूप स्थल कहते हैं। यही निवासा जो है किस संस्कृति का प्रारूप स्थल है? मध्य पुरा पाषाण का। निवासा जो है किस संस्कृति का प्रमुख स्थल है? निवासा मध्य पुरा पाषाण काल, या इसको कहेंगे फलक संस्कृति, या इसको हम कहेंगे मुस्तूरियन संस्कृति, अर्थात निवासा किस प्रारूप का स्थल, किस सभ्यता का प्रारूप स्थल है? तो मध्य पूरा पाषाण काल की सभ्यता का प्रारूप स्थल है। फलक संस्कृति का प्रारूप स्थल है। मुस्तूरियन संस्कृति का प्रारूप स्थल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान हो गया निवासा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान हो गया। ठीक, अन्य इसके क्षेत्रों में देखते हैं तो ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओशन घाटी, सब जगह पे, ये भद्र, बंगाल, मध्य प्रदेश, तो सब जगह बता हुआ है। अभी हमने आपको बताया था कि राजस्थान का थार जो स्थल है, जिसको वी.एन. मिश्रा ने लूनी उद्योग, लूनी नदी वहां बहती, राजस्थान चर्चा किया था, तो लूनी उद्योग के नाम से जाना था। तो लूनी उद्योग, देखिए यहां भी एक आपका प्रश्न बना इंपॉर्टेंट, लूनी उद्योग जो है किस काल में है? लूनी उद्योग जो है मध्य पुरा पाषाण काल में है। मध्य पुरा पाषाण काल में लूनी उद्योग की चर्चा होती है। और लूनी उद्योग नाम किसने दिया? डॉक्टर वी.एन. मिश्र ने। वी.एन. मिश्र ने थार की संस्कृति, राजस्थान में जो लूनी नदी पाई जाती थी, वहां का जो कल्चर है, वहां का जो उपकरण है, वहां की जो सभ्यता की विशेषता है, उसको किस उद्योग के नाम से नाम दिया? लूनी उद्योग। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल में कौन सा स्थल लूनी उद्योग के रूप में प्रचलित था, तो आप कहेंगे मध्य पुरा पाषाण काल। और मध्य पुरा पाषाण काल में कौन सा स्थल, कौन सा क्षेत्र? तो राजस्थान का थार लूनी नदी वाला। ठीक, नेक्स्ट है आपको कह रहा है कि मध्य पुरा पाषाण काल के बाद जो है उच्च पुरा पाषाण काल आ गया। कौन सा काल आ गया? उच्च पुरा पाषाण काल, 35,000 से 10,000। तो इस समय क्या मानव के विकास की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण काल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानव के विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता कम होने लगी और जिसके साथ साथ इस अवस्था का विस्तार हिमयुग की अंतिम अवस्था के साथ साथ रहा। और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म, आर्द्रता कम होने लगी और जलवायु क्या होने लगी? जलवायु अपेक्षाकृत गर्म होने लगी। तो यहाँ घास के मैदान, ये सब चीजें पाए जाने लगे। तो इस काल की प्रमुख विशेषता रही ये दो चीजें, चकमक उद्योग और आधुनिक मानव का सुना। आधुनिक मानव का देखिए, उच्च पुरा पाषाण काल में ही आधुनिक मानव का उद्भव होता है। और आधुनिक मानव का या क्रो-मैग्नो या होमोसेपियंस का उद्भव उच्च पुरा पाषाण काल में होता है। उसके पहले के मानव जो थे निएंडरथल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सब थे, होमो हेबिलिस थे। ठीक, लेकिन उच्च पुरा पाषाण काल में मानव, आधुनिक मानव का विकास हो जाता है। क्रो-मैग्नो और होमोसेपियंस ये किस काल के हैं? उच्च पुरा पाषाण काल के। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये 8 से 10 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है किसी इस काल की विशेषता चकमक उद्योग है। देखिए, मृदभांड बनने लगे थे, लेकिन कुम्हार का चाक की उपयोगिता
चाक बनना, चकमक उद्योग, रथ का पहिया या बनने वाला बैलगाड़ी पहिए, इसी काल में शुरुआत होती। देखिए अब यहीं से संकेत मिलते हैं, जब चाक बनने लगा, आधुनिक मानव हो गया, तो आधुनिक मानव को बौद्धिक मानव कहा गया। क्रो मैग्नो मानव बौद्धिक मानव, तो बौद्धिक मानव जब प्रयोग करेगा तो विज्ञान वगैरह ये सब चीजों की शुरुआत होगी। ठीक, चकमक उद्योग इसकी विशेषता है, उच्च पुरा पाषाण की, क्रो मैग्नो और होमोसेपियन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर भारत में कोई उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल प्रारंभिक अवस्था में नहीं था, इसको ध्यान में रखिएगा, कोई स्थल नहीं था। लेकिन बेलन नदी घाटी, अभी हमने कहा था बेलन निम्न से लेकर नवपाषाण तक, बेलन नदी घाटी में उच्च पुरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले। अब यहां से आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि भारत में उच्च पुरा पाषाण के प्रारंभिक स्थल कौन है, या प्रारंभिक स्थल कौन था पाया गया, तो यही बेलन नदी घाटी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उच्च पुरा पाषाण काल का पहला स्थल कौन पाएगा या कहां विशेषता पाएगी, तो बेलन नदी घाटी में। कहां पे? बेलन नदी घाटी में। फिर जैसे मध्य पुरा पाषाण में पश्चिमी यूरोप की मुस्तूरियन संस्कृति थी, जिसको यहां फलक संस्कृति कहा गया, उसके उपकरण दोनों में सेम थे, उसी तरीके से उच्च पुरा पाषाण काल में पश्चिमी यूरोप में एक स्थल था मैग्डेलियन। कौन सा स्थल था? मैग्डेलियन। उसके भी जो उपकरण थे, मैग्डेलियन के जो उपकरण थे और जो यहाँ के उपकरण थे भारत के, ये दोनों सेम पाए गए, इसीलिए उसको मैग्डेलियन संस्कृति, उच्च पुरा पाषाण काल को मैग्डेलियन संस्कृति भी कह रहे हैं, मैग्डेलियन संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है। किसको? उच्च पुरा पाषाण को मैग्डेलियन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के देखिए पहले जो उपकरण आपने देखे वो क्या था? पेबुल किसी विशेष कार्य के लिए, चापर किसी विशेष कार्य के लिए, चॉपिंग किसी विशेष कार्य के लिए, हैंड एक्स किसी विशेष कार्य के लिए। लेकिन अगर वही जैसे आजकल मास्टर की होती है ना, एक चाबी ऐसी से सारे ताले खुल जाते हैं, और ऑटोमोबाइल्स की काम करने वाले एक रिंच ऐसी होती है जिसमें सभी प्रकार के नट खुल जाते हैं, वैसे ही उच्च पुरा पाषाण काल का जो औजार था वो मल्टी पर्पज हो गया, बहुउपयोगी है, मल्टी उपयोग उसका होने लगा, बहुप्रयोजनी हो गया। जैसे एक चाकू है, आज एक चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं, फल भी काट सकते हैं, और बीबी को क्रोध आया तो आपका गला भी काट सकती है। चाकू भी क्या है? बहुप्रयोजनी हो गया। वैसे ही इस काल के जो उपकरण है बहुप्रयोजनी है। सतर्क रहिएगा, अगर परिवार जो है शादीशुदा वाले हैं, थोड़ा मानसिक टेंशन वाला हो तो चक्कू को हटा दिया करिए, या ऐसा चक्कू रखिए कि जो सब्जी भी लेट काटता हो, ताकि कोई न कोई बचा ले जाए आपको। खतरनाक जमाना आ गया है। तो इस काल के जो उपकरण है वो बहुप्रयोजनी है। ये भी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किस काल के उपकरणों में पहली बार बहुप्रयोजनीयता या बहुत से प्रयोग, एक उपकरण से कई प्रयोग किए जाने लगे या कई उपयोग किए जाने लगे, तो वो उच्च पुरा पाषाण का है। और इस काल के उपकरण का क्या था? वही हमने आपको बताया, विशिष्ट उपकरण थे, उसको विशेष नाम दिया गया ब्लेड और ब्यूरिन। ब्लेड और ब्यूरिन, इसीलिए इसको ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति भी कहते हैं, ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति भी कहते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल को ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के उपकरण जो है हड्डियों के बने उपकरण भी पाए गए। आंध्र प्रदेश के मुच्छलतला चिंतामणि और गाफी शिलाश्रय मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के मुच्छतला चिंतामणि गावी एक गुफा है, शिलाश्रय है, जहां से उच्च पुरा पाषाण कालीन औजार और चित्र का प्रयोग किया गया है या पाया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा आपकी परीक्षा के लिए। यह प्रश्न अभी 2 या 3 वर्ष पहले पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है कि मुच्छतुला घाटी, मुच्छतुला मनुगावी शिलाश्रय कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, और हड्डियों के उपकरण के रूप में यहाँ पाए गए। वो किस काल के हैं? उच्च पुरा पाषाण काल के हैं। और बेलन नदी घाटी हमने बताया था कि निम्न से लेकर नवपाषाण से, तो यहाँ एक लोहंदा नाला है। लोहंदा नाला दुनिया की प्राचीनतम अस्थि मूर्ति, अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी वाली मूर्ति, दुनिया की सबसे प्राचीनतम स्त्री की, एक महिला की हड्डी की मूर्ति उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी में लोहंदा नाला,
लोहंदा नाला के पास पाई गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसने भी मानव सभ्यता के इतिहास में भारतीय प्रागैतिहास के महत्व को दर्शाया कि उस काल में मानव जो है मिस्त्री की मूर्तियों को बनाना शुरू किया। वो इस तरह के किसी की मूर्ति इतनी आसानी से नहीं बनती, तो स्त्रियों की महत्ता को बता रहा है, देवी की उपयोगिता को बता रहा है। आगे चल के धर्म का आविष्कार, धर्म के बारे में जोड़े तो अस्थि हड्डियों से निर्मित, अस्थि निर्मित अगर कहीं बनी मूर्ति लोहंदा नाला उच्चपुरा पाषाण का बेलन नदी घाटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसी काल में महाराष्ट्र पटने, पुणे जो जानते हैं वही पटने है, पुणे, वहां शुतुरमुर्ग के अंडे पर पूरी चित्रकारी दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार परीक्षा में आपके पूछा गया है। देखिए शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी, जिसे आज देखते हैं ना, आप जाइए चावल पे अपना नाम गुदवा लीजिए, चावल पे नक्शा गुदवा लीजिए भारत का, जैसे उल्टा सीधा करेंगे आपका नाम आ, ये कलाकारी आप 21वीं सदी में देख रहे हैं। तो ये कलाकारी उस काल में थी जब समय उसी में बहुत ज्ञान थे, तो वहां भी अंडे पर जो है चित्रकारी मिल रही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट या क्रांतिकारी घटना नहीं है, इसलिए जो है ये अभी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक, उसके बाद बेलन नदी घाटी। देखिए बेलन नदी घाटी के बारे में हमने आपसे क्या बताया था, बेलन नदी घाटी जो है, ये जो है बेलन नदी घाटी मध्य पुरा पाषाण नव पाषाण काल, तीनों पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों कालों के साक्ष्य इसके मिलते हैं। और उच्च पुरा पाषाण काल का यहाँ प्रारंभिक साक्ष्य मिला हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहां से प्रश्न कई बार परीक्षा में आपके आ चुके हैं। इस काल के मानव में भय एवं श्रद्धा, हमने क्या बताया कि मानव बौद्धिक रूप से हो रहा है, क्रांतिकारी चीजें बात कर रहा है, तो कहीं न कहीं प्रकृति के रहस्यों से डरेगा भी और उस पर विजय भी प्राप्त करने की कोशिश करेगा। जब आप जिसके रहस्यों को नहीं समझ पाते तो उसको कहते हैं कि देवी का अवतार है। तो इसी काल में मानव के जीवन में भय और श्रद्धा का भी विकास होता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है कि पहली बार मानव में भय और श्रद्धा या धर्म के विकास के लक्षण कहाँ मिलते हैं, तो उच्च पुरा पाषाण काल में, क्योंकि यहाँ मानव अभी भी प्रकृति पर निर्भर है, अग्नि के प्रयोग से अपरिचित है, उपभोक्ता है, उत्पादक नहीं है। इतनी बातें होगी कि मानव अभी भी प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर है, उपभोक्ता है, उत्पादक वर्ग में शामिल नहीं हो पाया। फिर इसके प्लेसेस को देखिए, वही प्लेसेस हैं बेलन नदी घाटी यूपी, सोन घाटी जोगदहा एमपी, सिंह भूमि महाराष्ट्र पटने, भदने इनाम गांव, रेणुगुंठा, बटनचल्ली, बेरंगुलिया। विशदी आपका कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बूढ़ा पुष्कर आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। हमने उसी प्लेस को रखने की कोशिश की है जहां से कुछ नया हुआ है और जो प्लेस परीक्षा में आने की संभावनाएं ज्यादा है। वैसे तो बहुत से प्लेसेस हैं, सारे प्लेसेस को पढ़ेंगे तो महीने भर तो प्रागैतिहासिक से पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन हम कोशिश ये की है कि आपको मैक्सिमम चीजों के बारे में बताया जाए ताकि आपकी परीक्षा का लक्ष्य जो है आपका वो आसानी के साथ आपको प्राप्त हो जाए, एक भी प्रश्न आपका इस टॉपिक का कहीं मिस ना हो पाए। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है मध्य पाषाण काल। अब अभी तक हमने चर्चा किया पुरा पाषाण काल का, पुरा पाषाण काल के 3 कालखंडों का, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम क्या कहते हैं, ये संक्रमण काल है। अभी ऊपर भी हमने समझाया था कि मध्य पाषाण काल जो है संक्रमण का काल है, संक्रमण का काल है। यह मेसो और लिथो सबसे बना हुआ है। इसको अनुपुरा पाषाण, आद्य नव पाषाण या संक्रमण काल के भी नाम से जाते हैं। मध्य पाषाण शब्द का प्रयोग पहली बार हाइडर वेस्ट्रॉफ ने किया था 1966 में। ये जितने शब्दों को हम अंडरलाइन कर रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और सब परीक्षा में आ चुके हैं या आने की संभावना है। तो मध्य पाषाण काल शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, हाइडर वेस्ट्रॉफ ने। अनुपाषाण, अनु मतलब पीछे, मत अनुनव पाषाण, क्योंकि पुरा पाषाण मतलब पुरा पाषाण के बाद आता है और नव पाषाण के पहले आता है, तो इसको अनुपुरा पाषाण, आद्य पुरा पाषाण और दोनों के बीच का संक्रमण का लक्षण है इसके अंदर, इसीलिए इसको संक्रमण काल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो मध्य पाषाण काल को हम 3 नामों से जान सकते हैं, अनुपुरा पाषाण काल, आद्य पुरा पाषाण काल और संक्रमण काल। मध्य पाषाण शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, हाइडर वेस्ट्रॉफ ने 1966 में हाइडर वेस्ट्रॉफ ने किया। और मध्य पुरा पाषाण काल का प्राचीनतम स्थल जो पशुपालन के लिए जाना जाता है वो क्या है, राजस्थान का बागौर। ठीक, जिसकी खुदाई BN मिश्रा ने की। यह कोठारी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे।
सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का भारत में स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। देखिए एक प्रश्न मानो यहाँ पे है, बागौर भी आगे मिलेगा, तो देखिए बागौर राजस्थान में और जो है बागौर राजस्थान में और आदमगढ़, ये दो प्लेस मिलेंगे। लेकिन दोनों में से अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक बड़ा कौन है तो आप बागौर को ही लगाएगा। अभी तक परीक्षा में दोनों एक साथ नहीं आया है, एक दोनों में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य के लक्षण है, दोनों के समय लगभग सेम है, बड़े छोटे में अंतर है, दोनों में से एक ही विकल्प में आपके रहता है। तो आदमगढ़ और बागौर, बागौर सबसे बड़ा स्थल है, पशुपालन के भारत के प्राचीनतम साक्ष्य में पाए जाते हैं। यहाँ मानव के अस्थिपंजर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर भारत में, देखिए भारत में मानव की अस्थियों के अवशेष जो मिलने शुरू हुए वो किस काल में, मध्य पाषाण काल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, यहाँ मानव, देखिए अब मानव धीरे धीरे क्या होगा, उच्च पूरा पाषाण काल में बौद्धिक मानव हो गया। जब बौद्धिक मानव खुरापात भी करता है तो जो पहले सामूहिक रूप में रहने वाली भावना थी वो थोड़ी बहुत इंडिविजुअल भावना होने लगी। तो उपकरण जो है बड़े बड़े पशुओं का शिकार करने में, बंटवारे में झगड़ा होने लगा होगा, स्वार्थी हो गया, मानव स्वार्थी होता है ना। तो जैसे आजकल जो है राजनीतिक पार्टियों में क्या है, लाभ के हितों के लिए झगड़ा होता है, उसी तरीके से उच्च पूरा पाषाण काल में जब मानव की बुद्धि का विकास, आधुनिक मानव का विकास हो गया तो वो बड़े बड़े पशुओं का शिकार न करके छोटे छोटे पशुओं का शिकार करने लगा। तो औजार भी क्या हो गए, छोटे हो गए। तो यहाँ इस करण का लघु पाषाण उपकरण, इसीलिए जो है शिकार और उसके छोटे छोटे उपकरण। तो इस काल को हम किस नाम से जानते हैं, माइक्रोलिथिक एज के भी नाम से जानते हैं। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज कहेंगे, लघु पाषाणिक उपकरण कहेंगे। ये चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार। और जब मानव बौद्धिक रूप से हो जाएगा तो शवों को दफनाने की शुरुआत भी इसी काल से होती है, शवों को दफनाने की शुरुआत भी इसी काल से होती है। धनुष बाण भी इस काल में ज्ञात थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। मध्य पूरा पाषाण काल के पहले स्थल को किसने दिया, शब्द किया किसने दिया, हाइडरविस्ट्राफ ने। शब्द जब आएगा तो हाइडरविस्ट्राफ। और 1867 में कार्लाइन महोदय ने सबसे पहले जो स्थल खोजा उसको मध्य पाषाण काल का नाम दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, मध्य पाषाण का प्रारूप पहला स्थल जिसने खोजा 1867 में, कौन, कार्लाइल महोदय ने। इस काल का भी मानो अभी पूरी तरीके से प्रकृति पर ही नियंत्रण था, लेकिन पशुपालन के लक्षण यहां से शुरुआत हो गए। हमने बागौर और आदमगढ़ की बात की। ठीक, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फिर अगला है, मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडव एक स्थल है जहां अनगढ़ किस्म के मृदभांड मिले। जैसे मृदभांड की शुरुआत में पाषाण, लेकिन अनगढ़ मतलब किसी व्यवस्थित क्रम में नहीं, अनगढ़ किस्म के अपने आप वो बन गए हैं, कोई विशेष शेप का नकार, वैज्ञानिक आकार उसका नहीं है। तो अनगढ़ किस्म के मृदभांड कहाँ मिले हैं, चौपानी मांडो में। कहाँ मिले हैं, चौपानी मांडो। और चौपानी मांडो किस काल का है, मध्य पाषाण काल का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह प्रश्न भी देखिए, अनगढ़ किस्म के मृदभांड और उसके पहले हमने जो आपको चर्चा किया था बेलन नदी घाटी लोहंदा में स्त्री अस्थि मूर्ति, ये दोनों इंपॉर्टेंट खबर है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, इसी कालखंड में सराय नाहर राय है जहां से जो है 18 गर्भ चूल्हे, 11 समाधान। और ये ध्यान में रखिएगा, पहला प्यार हमने कहा था, नहीं भूलता है। वैसे प्रथम आक्रमणकारी साक्ष्य का, जैसे मानव के आक्रमण का प्रथम साक्ष्य अगर किसी काल में मिलता है तो वो मध्य पाषाण काल में मिलता है। और मध्य पाषाण काल में उसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं, आपके प्रतापगढ़ में, पट्टी तहसील प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय एक स्थान है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको ध्यान में रखिएगा। मदहा बूचड़खाना, ये प्रश्न जो है आपके एलटी ग्रेड परीक्षा में आया था और इस प्रश्न को मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी उस क्लास में बच्चों को बताया था, सीधे सीधे वहीं से आता। बूचड़खाना जो है कहाँ है, मदहा प्रतापगढ़, किस काल का है, मध्य पाषाण काल का। इसी तरीके से त्रिकाल समाधान, अब इसके आने की प्रबल संभावना है कि त्रिकाल समाधान की बात करेगा तो आपको मध्य पाषाण काल के दमदमा नामक स्थल पर जाना पड़ेगा। ये त्रिकाल समाधान की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, इसी तरीके से हम आते हैं इस काल के जो है, मध्य पाषाण काल के ये प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम चर्चा किए।
आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। कल की क्लास में आपको मध्य पाषाण काल के क्षेत्र और नव पाषाण काल की उपयोगिता बताएंगे। एक बार फिर से आप लोगों का जो है अभिनंदन करते हुए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर आइए और टीजीटी की परीक्षा में जिन जिन विषयों से आपको सफलता लेना है, यहाँ सारे विषय चल रहे हैं। बीबी तिवारी जी के द्वारा कला का बैच चल रहा है, हमारे साथ सोशल में आदेश सिंह जी ज्योग्राफी से है, हिंदी के आपके शुक्ला जी को बताने की जरूरत नहीं, केमिस्ट्री की मैडम जी हैं, बायोलॉजी के भी टीचर हैं, मैथ के भी टीचर हैं, सारी क्लासेस चल रही हैं और सारी क्लासेस जो है फुल बैच के साथ साथ आपको प्रैक्टिस बैच की भी शुरुआत हो रही है। और प्रैक्टिस बैच आपके 60 प्रैक्टिस बैच हर विषय में रखे जाएंगे और उन प्रैक्टिस बैचों में आपकी व्याख्या इस तरीके से होगी ताकि आपका संपूर्ण कोर्स कवर हो जाए। ऐसे बच्चे जो अन्य कहीं पढ़ चुके हैं या कई बार परीक्षा दे चुके हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो परीक्षा की रणनीति में उनकी कमी है, प्रश्न की प्रकृति को समझने में उनको दिक्कत हो रही, उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हर विषय में आपको मिलेंगे। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।